छुटकी चिड़िया अपना स्कूल का बैग लेकर खुशी खुशी से घर वापस आ रही थी, क्योंकि अब उसके स्कूल के छुट्टियां शुरू हो गए थे। छुटकी चिड़िया की नानो दूसरे जंगल में रहती थी और नानो का एक आमों का बाग था। वो रोज अपने आमों के पेड़ों को पानी देती, अच्छे से ध्यान रखती। अरे वाह, मेरे पेड़ों के आम तो इतने अच्छे से सब पक चुके हैं। मैं कल ही इन्हें बैलगाड़ी पर रखकर कालू कौवे को बेच दूंगी। फिर दूसरे दिन नानो चिड़िया अपने पेड़ से कई सारे आम तोड़ लेती है, उन्हें बैलगाड़ी पर जोत कर कालू के पास ले जाती है। अरे अरे माँ जी, आप यहाँ? मैं तो कल से आपके बारे में ही सोच रहा था। कालू बेटा, मैं अपने आम बेचने के लिए तुम्हारे पास ले आई हूँ। मेरे आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। माँ जी, मैं तो आपके सारे आमों को सिर्फ 1000 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मगर कालू बेटा, यह सारे आमों को कम से कम 50,000 मिलेंगे। तुम इतने कम दाम क्यों लगा रहे हो? माँ जी, इस जंगल में मेरी ही बात चलेगी। अगर आप मुझे आम नहीं बेचोगी तो आपसे कोई भी पक्षी आम नहीं खरीदेगा। नानो चिड़िया उदास हो जाती है। 1000 में ही कालू कौवे को सारे आम दे देती है और घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ छुटकी चिड़िया दिवाली के छुट्टियां होने के कारण नानो के पास जाने की जिद करती है। मगर छुटकी बेटा, कल से ही तो दिवाली की छुट्टियां शुरू है। हम कुछ दिनों बाद नानू के यहाँ चले जाएंगे। नहीं माँ, मुझे कल ही नानू के पास जाना है। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है। अब तुम भोजन करके सो जाओ। कल सुबह होते ही हम दोनों नानू के जंगल चले जाएंगे और फिर दोनों माँ बेटी भोजन करके उस रात सो जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया जरूरत का सामान लेकर छुटकी के साथ अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। रानू बेटा, मैं तुम्हें संदेश भेजने ही वाली थी, इतने में तुम ही यहाँ आ गई हो। बहुत अच्छा किया तुमने। कल से छुटकी तुम्हारे पास आने की जिद कर रही थी, इसलिए सुबह ही मैं इसको तुम्हारे पास ले आई हूँ। दूसरे दिन नानो अपने आम बेचने के लिए कालू कौवे के पास जा रही थी। तभी रानू अपनी माँ से कहती है, माँ, आजकल आमों के भाव बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं? क्या रानू बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? आमों के भाव ज्यादा है, लेकिन वो दुष्ट कालू तो मेरे सारे आमों के सिर्फ 1 या 2,000 रुपये ही देता है। मगर माँ, तुम उसके पास ही आम बेचने के लिए क्यों जा रही हो? किसी और को भी बेच सकती हो ना? मगर हम कालू के अलावा किसी और को अपने आम नहीं बेच सकते। माँ, तुम अपनी खेत पर कितनी मेहनत करती हो और वह दुष्ट कालू को इतनी कम दामों में बेच रही हो। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माँ, तुम छुटकी के साथ यही रुकना, मैं अब भी आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उसी जंगल में रहने वाला कबूतर के मंडी पर आती है। देखो चिड़िया, इस जंगल में सिर्फ कालू कौवा ही आम खरीद सकता है। अगर मैंने तुमसे आम खरीद लिया तो कालू कौवा मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। कृपा करके अब तुम यहाँ से चली जाओ। ये सब सुनकर रानो को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत इंसानों के बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके आमों की खेती की है। अब वह दुष्ट कालू कौवा मेरी माँ से कम दामों में आम खरीदना चाहता है। मैं उन आमों से आम का आँचा डालकर जंगल में बेचना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया रानी, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। आम का अचार तो सबको जरूर पसंद आएगा। मगर माँ जी, आम का अचार कैसे बनाते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता। क्या आप मुझे एक बार बता सकती हूँ, ताकि मैं अच्छे से बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचूं? अरे चिड़िया रानी, आम का अचार बनाना तो काफ़ी आसान है। पहले आमों को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। फिर उन टुकड़ों में नमक, मिर्च, हल्दी, तेल और बाकी के मसाले अच्छे से मिला लेना। 2-3 दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट अचार बनेगा। तुम उस अचार को एक डिब्बे में डालकर जंगल के पक्षियों को बेच सकती हूँ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरी हर बार बहुत अच्छे से मदद करती हो। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। फिर रानो चिड़िया बाजार से तेल मसाले वगैरह ले आती है, जैसा किसान की पत्नी ने रेसिपी बताई थी। रानो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो मसाले वगैरह डालकर स्वादिष्ट आम का अचार बना लेती है। ऐसे ही 2-3 दिनों बाद वो अचार बेचने लगती है। उस जंगल में पहली बार कोई पक्षी अचार बेच रहा था। कुछ ही घंटों में सब अचार के डिब्बे बिक जाते हैं। रानो को अच्छा खासा मुनाफा होता है। वो 4 दिनों में ही अचार को बेचकर 1 लाख कमा लेती है और सारे पैसे अपनी माँ को दे देती है।
देखा ना माँ, तुमने उन आमों को वह दुष्ट कौवा सिर्फ 2000 ही दे रहा था। हाँ मेरी बच्ची, तुमने सही समय पर अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम आज 1,00,000 रुपए कमा पाई। इस तरह रानो चिड़िया अपनी बेटी छुटकी के साथ दिवाली की छुट्टियों में अपने माँ के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। रानो चिड़िया ने एक संतरे का पेड़ लगाया था, तो दूसरी तरफ गोरी कौवी अमरूद का पेड़ लगाती है। उसे तो अपने अमरूद के पेड़ पर बड़ा ही घमंड था। रानो, अमरूद संतरे से ज्यादा महंगे होते हैं, तो तू हमारी अमरूद ना चुरा लेना। गौरी, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला चोरी कब से करने लगी? चोरियां तो हमेशा से आप ही करती आई हो। रानो, जबान संभाल के बात कर, वरना मुंह तोड़ दूंगी अगर फिर से मुझे चोर कहा। आपसे बातें ही कौन कर रहा है? मुझे खामा-खा रोक लिया। ऐसे बोलकर रानो अपने घर चली जाती है। गोरी गुस्से में लाल पीली हो गई थी। वो कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू, मैं तो बस चिड़िया को समझा रही थी, लेकिन उल्टा ही मुझे सुना के गई। चोर बोर पता नहीं क्या क्या। उस चिड़िया की ये हिम्मत जो तुम्हें चोर कहे। मैं अभी जाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। कालू भागा भागा रानो के घर जाता है। रानो, रानो बाहर निकल, मेरी पत्नी को सुनाने की हिम्मत कैसे हुई? रानो घबरा गई थी और जल्दी से बाहर आती है। कालू भैया, क्या बात हुई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तुमने मेरी पत्नी को चोर कहा। कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? आज के बाद दोबारा कभी हमें चोर न कहना, वरना छोड़ूंगा नहीं। कालू भाई, मैंने गौरी से पहले से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ही मुझे बहुत सी बातें सुनाई। वही मुझसे बोल रही थी, मेरे पेड़ से अमरूद चोरी ना करना। अब आप ही बताएं, मैं कभी चोरी करती हूँ? जो गौरी बहन ने ऐसा बोला। मतलब तुम चोरी नहीं करती, चोरी हम करते हैं। फिर से वही बात, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता और गुस्से में रानो के संतरी का पेड़ उखाड़ फेंकता। कालू अपना गुस्सा इस नन्हे पेड़ पर क्यों निकाला? इसकी भला आपसे क्या दुश्मनी थी? चिड़िया ने इतना बोला ही था, कालू उसके गाल पे खींच के चाटा मारता है। सही कहा, सारा गुस्सा तो तुझ पे ही था। पेड़ खामा खा उखड़ गया। ऐसे बोलकर कालू कौवा चला जाता है। चिड़िया रोती हुई अपने घर में चली जाती है। उसी वक्त उसका बेटा कुक्कू आ जाता है। मम्मा, यहाँ कौन आया था और आपको किसने मारा? कुक्कू बेटा, उस कालू कौवे ने मेरे गाल पे मारा और हमारे संतरे का पेड़ भी तोड़ दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हमारे आंगन का पौधा भी टूटा हुआ है। उस कालू अंकल को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी मम्मा को क्यों मारा? कुक्कू बेटे, वो ताकतवर है, वो किसी पर दया नहीं करते। वो तुम्हें भी मारेंगे। जो हुआ भूल जाओ, मैं कोई और पौधा लगा लूंगी। ऐसे रानो अपने बेटे कुक्कू को समझा देती है और कौवों से दूर रहने को कहती है। एक रोज कुक्कू अपने स्कूल से आ रहा था, तब उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। कितना प्यारा पौधा है, इसे तो मैं घर ले जाऊंगा। मम्मा देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसे कुक्कू वो पौधा लेकर घर आता है और मम्मा चिड़िया उसे बड़े ध्यान से लगा देती है। मम्मा, क्या ये पौधा भी संतरे का है? नहीं बेटा, लग तो नहीं रहा, पर जो भी हो बहुत प्यारा है। मैं इस पौधे की खूब देखभाल करूंगी। ऐसे दोनों उस अनजान पौधे का खूब ध्यान रखते हैं, समय समय पर पानी देते। एक दिन कौवा उनके पेड़ के पास से गुजर रहा था तो खूब हंसता है। इस पागल चिड़िया ने नींबू का पेड़ क्यों बो दिया? नींबू तो कोई भी नहीं खाता। जाकर गोरी को बताता हूँ। वो भागा भागा अपने घर आता है और अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। गोरी, उस पागल ने न जाने कहां से नींबू का पेड़ बो लिया, पता नहीं। खट्टे खट्टे नींबू किसे खिलाएगी? कालू, इससे अच्छा तो वो संतरे ही थे, मगर हमें क्या, हमारे तो मीठे मीठे अमरूद लगेंगे। ऐसे वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का खूब मजाक बनाते और समय बीतता गया। दोनों ने अपने पौधों की खूब देखभाल की थी। कौवों का पेड़ तो मीठे मीठे अमरूद से भर गया था, तो दूसरी तरफ रानो के पेड़ पे तो खट्टे खट्टे नींबू ही लगे थे। मम्मा, ये तो नींबू का पेड़ निकला। मैं कोई नींबू तोड़कर खा भी नहीं सकता। मैंने मीठा फल खाने का कितना इंतजार किया। कुक्कू बेटा, आप उदास ना हो, मैं आपके लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर ले आऊंगी। मैं दाना खोजने जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया ऐसे बोलकर चली जाती है, लेकिन कुक्कू तो बहुत उदास था। वो गौरी के घर की तरफ जाता है और उसके अमरूद के पेड़ से दूर बैठ जाता है। कालू, मजा ही आ गया। अमरूद तो वाकई में बहुत मीठे हैं, जरा तुम भी खाओ। गोरी एक मोटा सा अमरूद तोड़कर कौवे को देती है। कालू बड़े मजे से खाता है। दूर बैठा कुक्कू खुद को रोक नहीं पाता। वो धीरे धीरे गोरी के पास आ जाता है। मुझे भी एक अमरूद दे दें, हमारे पेड़ पर तो नींबू लगे हैं। आप चाहे तो हमारे पेड़ से नींबू ले लेना। चिड़िया के बच्चे, हमें क्या पागल समझा है जो अपने मीठे अमरूद के बदले तेरे खट्टे खट्टे नींबू लो। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा अमरूद खाने।
कुकू तो चुपचाप अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा को बिना बताए ही सो जाता है। अचानक रात को काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश होती है। गोरी कवि के तो सारे अमरूद नीचे गिर गए थे। कालू, लगता है बारिशों का मौसम आ गया। अब हमें दाने की कोई चिंता नहीं। मैं जल्दी से अपने पेड़ के अमरूद लाती हूँ। गौरी टोकरी लेकर अमरूद के पेड़ के पास जाती है, मगर पेड़ पर तो एक भी अमरूद नहीं था। सारे पके अमरूद नीचे गिर गए थे और बारिश के पानी में फूटकर खराब हो गए थे। गौरी कव्वी बहुत दुखी थी। हे ऊपर वाले, इस बारिश को भी अभी आना था। हमारे सारे अमरूद खराब हो गए। अब मैं क्या खाऊंगी? तभी वहाँ से चिड़िया और कुकू गुजरते हैं। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। इस गोरी आंटी ने कल मांगने से मुझे एक अमरूद नहीं दिया था, और देखें आज इनके सारे अमरूद बारिश में खराब हो गए। मुझे तो मजा आ गया। चिड़िया के बेटे, चुपचाप यहाँ से चला जा। मेरी तरफ देखा भी तो ये मोटी मोटी आंखें नोच लूंगी। वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब है। हाँ बेटा, चलो यहाँ से। चिड़िया तुरंत ही अपने बेटे को दूर ले जाती और समझाने लगती है। हाँ कुकू बेटा, घमंड करने से ऐसा ही होता है। मैं एक नींबू पानी वाले से बात करके आई हूँ। अब से मैं नींबू पानी बेचा करूँगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ के पास ही नींबू पानी का ठेला लगाती, जिससे आते जाते पक्षी रानों का नींबू पानी पिया करते हैं। इस तरह चिड़िया नींबू पानी बेचकर खुशी खुशी से रहने लगती है। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी छुटकी चिड़िया के साथ खुशी से रहा करती है। उसी जंगल में और भी तरह तरह के पक्षियाँ अपने लिए मजबूत घर बनाकर रहते थे। उसी जंगल में गोरी कव्वी अपने माँ के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ही धनवान थे। गोरी और गोरी की माँ हमेशा दूसरे और छोटे पक्षियों को तंग करते रहते थे। क्या हुआ छुटकी बेटा, ऐसे भागते हुए क्यों आई हो? माँ, हमारे जंगल में धनवान कव्वियाँ रहते हैं ना, वो सब पक्षियों की बहुत पिटाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? चलो अभी चलकर देखते हैं। फिर रानू और छुटकी जल्दी से वहाँ आते हैं। अगर मेरे उधार के पैसे तुम सब जल्द से जल्द मुझे नहीं लौटाए तो मैं हर दिन यहीं आकर तुम सबकी खूब पिटाई करूंगी। ऐसे गोरी और गोरी की माँ गरीब पक्षियों की पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे वो गरीब पक्षियाँ भी गोरी की माँ से मार खा के वहाँ से चले जाते हैं। हर दिन गोरी और गोरी की माँ हम जैसे छोटे पक्षियों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। गोरी की माँ तो हर दिन अपने पैसों पे बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ाती है। छोटे मोटे पक्षी उसके पैसे वापस नहीं लौटा पा रहे हैं, जिस वजह से गोरी की माँ सबकी अच्छे से पिटाई कर रही है। हम सब ने उसके पास पैसे ना लेकर बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे साथी के पक्षियाँ उसके वजह से बहुत जुल्म सह रहे हैं। हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उस जंगल में बहुत ही सुंदर नदी था। एक दिन रानू अपनी बेटी छुटकी के साथ वहीं बैठी हुई थी। माँ, हमारा जंगल कितना सुंदर है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कितना सुंदर जंगल है हमारा। हाँ छुटकी, अगर ये बड़े बड़े पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश की वजह से हम सबको बहुत तकलीफ होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी बेटी, मुझे एक उपाय आया है। क्या उपाय आया माँ, बताओ। गोरी, नदी के पास कितना बड़ा जमीन है। अगर हम दोनों पेड़ काट देंगे तो वहाँ कुछ व्यापार कर सकेंगे। हाँ माँ, हम ऐसा ही करेंगे। वैसे यह जंगल के पक्षियाँ तो बहुत ही पागल है, उन्हें क्या ही पता चलेगा। अगले दिन गोरी की माँ कुछ कौवों को नदी के पास पेड़ काटने के लिए बुलाती है। जब जंगल के पक्षियों को यह बात का पता चलता है तो वो तुरंत गोरी की माँ के पास आते हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे जंगल के बड़े बड़े पेड़ क्यों काट रही हो? यहाँ की जमीन ऐसी ही पड़ी है, मुझे यहाँ व्यापार करना है, इसलिए मैं ये बड़े बड़े पेड़ काट रही हूँ। ऐसा मत कीजिए, इन पेड़ों की वजह से नदी का बांध नहीं टूट रहा है। अगर आप पेड़ों को ही काट दोगी तो नदी का पानी जंगल में आ जाएगा। तुम सबकी बात मैं क्यों मानूं? मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। फिर गोरी की माँ वहाँ के पेड़ सब काट देती हैं। सब पक्षी उदास होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर बारिश होगी तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब पक्षी उस रात बहुत डर रहे थे। क्या हुआ माँ? आप इतने परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू सारी बात छुटकी को बताती है। ऐसे ही कुछ समय बाद जोरों की बारिश और हवा शुरू हो जाती है। सब पक्षी जल्दी से अपने अपने बच्चों के साथ चिड़िया के घर आते हैं। रानू, इस जंगल में तुम्हारा ही घर मजबूत है, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ने लगता है
जिस वजह से जंगल के पक्षियों के घर पानी में बह रहे थे। चिड़िया का घर भी पानी में बह जाता है। गोरी और उसकी माँ की वजह से ही यह सब हो रहा है। वो तो अपने घर में आराम से बैठी हुई है, हम जैसे गरीब पक्षियाँ ही परेशानी झेल रहे हैं। पक्षियों, हम इन सब का बदला ज़रूर लेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, हम उनके घर जाकर उनकी खूब पिटाई करेंगे। रात भर वो सब बारिश में भीग रहे थे। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश भी रुक जाती है। सब पक्षियाँ जल्दी से गोरी और उसके माँ के घर जाते हैं। माँ जी, आप कितनी क्रूर हो। आपकी वजह से ही हमारी यह हालत हुई है। अब हम सब आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर सब पक्षी गोरी और उसकी माँ की खूब पिटाई करते हैं। फिर सब पक्षी उसी नदी के पास नए पेड़ों के लिए छोटे छोटे पौधे बो देते हैं। फिर सब पक्षियाँ अपने अपने लिए मजबूत घर बना लेते हैं और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं।